दृष्टि से यदि हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो 33 जो व्यंजन है उनमें से सबसे पहले आपका आता है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये जो स्पर्श व्यंजन है इसके अंतर्गत कै से लेकर कै से मैं तक कितने वर्ण आते हैं? 25 आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 25 आते हैं। ठीक है, अब ये 25 जो है इनके बारे में अगर हम देखें तो कै वर्ग, कै, चै, टै, तै, पै, ये हैं। ये 5 जो शुरू के वर्ण है या व्यंजन है, इन पांचों को ही हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आ जाता है कि वर्गीय व्यंजन बताओ और इनमें से ही कोई सा एक होता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारे नहीं हो सकते, एक होगा और बाकी के पीछे के इनमें से होगा, तो आप बता सकते हो कि वर्गीय व्यंजन ये है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। अब इन वर्गीय व्यंजनों का अगर हम इनको लिख के देखें तो क्या बनता है? जैसे क, ख, ग, घ, अंगः, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण। मैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कै से मैं तक इन सभी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई आपकी। दूसरा क्या है कि प्रश्न इस प्रकार से भी बनते हैं कि कै वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है या कै वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा है, तो वो आप बताएंगे। तो कै वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा हो गया? गै हो गया। ठीक है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया आपका पांचवा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो ये वर्ण है इनको पूछा जाता है टै वर्ग का तीसरा बताओ, चै वर्ग का पांचवा बताओ, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, अगला इसमें देखिए कि अब हमें बताना है इनमें से कि आप ये बताओ कि इन वर्णों में आपका घोष और अघोष कौन सा है। तो देखिए ये तो आपको पता चल ही गया कि इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ये पहले, दूसरे, तीसरे होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनको मिटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है बेटा, तो अगला इसमें हमें क्या करना है? हमें पता करना है कि इनमें से घोष अघोष कौन सा है, क्योंकि आप सबको अलग अलग से अगर देखोगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगा ये। अब हम क्योंकि पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में ही समझ रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये आपके घोष और अघोष हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, घोष अघोष किसको कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे गले से जो है कंपन होता है। ये है जिन व्यंजनों के उच्चारण में गले से निकालने पर मांसपेशियों में कंपन होता है, यानी कि हमारे गले में कंपन उत्पन्न हो, तो वो कंपन होने से जो वर्ण निकलते हैं गले से उसको हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। और यदि कंपन नहीं होता तो उसको क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। तो बेटा ये जो क और ख, च और छ,
ट और ठ, ट थ, प फ, ये जो वर्ण है या व्यंजन है, इनको बोलने में कंपन उत्पन्न नहीं होता, तो ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। ठीक है, हो गया। अगला इसमें है कि जिनके बोलने में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, इनमें तो होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए बेटा। हाँ, तो देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे घोष और अघोष के बारे में। ठीक है, तो देखिए, घोष किसको कहते हैं और अघोष किसको कहते हैं। पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि घोष जो है वो तो तीसरा, चौथा, पांचवा है, और अघोष जो है वो आपका पहला, दूसरा है। ठीक है, ये आपका है केवल इन 25 जो आपके वर्ण दिए गए हैं ना, इनमें। ये तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, कि घोष आ जाए तो तीसरा, चौथा, पांचवा देखना है, और अघोष आ जाए तो पहला और दूसरा देखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये घोष और अघोष होता क्या है कि जब हमारे गले से कंपन उत्पन्न होता है, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करें और गले में कंपन उत्पन्न हो, तो उस कंपन उत्पन्न होने को तो हम क्या कहेंगे? घोष कहेंगे। ठीक है, और यदि कंपन नहीं होता है, कंपन पैदा नहीं होता है या कंपन नहीं हो रहा है गले में, तो वो क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। आप बोल के देखिए, जैसे कि शब्द है क ख, तो क ख ये क्या है? इसमें कंपन नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम बोलेंगे ग घ ड़ या अंगः, ग घ अंगः, ठीक है, जैसे ज झ इयः, ड ढ ण, द ध न। ठीक है, तो गले से क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो ये जो आपके पूरे हैं पीछे के 3, ये क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे बेटा घोष वर्ण। कौन से? घोष, घोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला ये जो है, ये आपका क्या कहलाएगा पूरा? ये कहलाएगा आपका अघोष। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका अघोष। ठीक है, हो गया। अब आप देख लो कि अल्प प्राण और महाप्राण किसको कहते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण की जब आप बात आती है, तो अल्प प्राण, अल्प मतलब क्या होता है? कम, कम मात्रा में, और महा मतलब अधिक मात्रा में। तो अल्प प्राण क्या हो गया? जहां गले से वायु जो है वो अल्प मात्रा में बाहर आती है, उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण। ठीक है बेटा, तो जैसे ये का ख ग, क ख ग घ, ये देखिए इसमें कहीं कहीं पे ये मिट गया है, देखो। अब आती है बात अल्प प्राण और महाप्राण की। तो अल्प प्राण किसको कहेंगे? जहां पे हम किसी वर्ण को जब उच्चारण करते हैं तो वायु कैसे निकलती है? अल्प मात्रा में निकलती है। और अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प मतलब होता है कम, अल्प कम, प्राण मतलब वायु, कम वायु गले से निकले तो वो क्या कहलाएगी? अल्प प्राण कहलाएगी। तो अल्प प्राण कौन सा हो गया बेटा? एक पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गए आपके? ये आपके हो गए अल्प प्राण। क्या हो गए? अल्प प्राण।
ठीक है बेटा। और आपके जो फै की लाइन में यानी फै की लाइन में ये जो भी है और प्लस भै, ये दोनों ही आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए बेटा महाप्राण। क्या हो गए, महाप्राण। आप इनको जब बोल के देखोगे, आप बोलोगे इन वर्णों को, तो आपको खुद से ही अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि एक दो बार जब आप बोल के देखते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो कहा गया है ये सही है या किस प्रकार से इसका हम उच्चारण कर सकते हैं। या जैसे कि ख और आपका घ और क ग अंग है, बोल के देखो क ग अंग। ठीक है, अल्प मात्रा में वायु निकल रही है। अब इसी के दूसरे यानी इसी वर्ग के आप दूसरे और चौथे वर्ण को, ये है ना दूसरा और चौथा वर्ण, इसको हम बोल के देखें तो दूसरा और चौथा जो वर्ण है उसको बोलेंगे तो जो वायु है वो अधिक मात्रा में निकलेगी। कैसे, जैसे हम बोल रहे हैं ख और घ। ठीक है, तो इसको जैसे जैसे आप उच्चारित करते जाओगे आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। आपको जरूरी नहीं रहेगा फिर उसके बाद कि हम इसकी ट्रिक जाने। जैसे कि अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण में क्या है, ये पहला है और तीसरा है और पांचवा है। पहला है, तीसरा है और पांचवा, ये क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि चय जो है वो कौन से उसमें आता है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो आप बता पाओगे कि वो क्या है, अल्प प्राण है। क्यों, क्योंकि पहले नंबर पर आ रहा है, पहले पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से पूछा जाए आपसे कि महाप्राण बताओ, तो महाप्राण के दो ही वो है, एक तो है दूसरा और एक है चौथा। ठीक है, तो महाप्राण की पहचान क्या है कि महाप्राण में दूसरा वर्ण आएगा और चौथा आएगा। ठीक है, पांचों वर्गों का ये आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे ये बता दिया फै और भै, तो फै और भै ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। 25 में से फै और भै की लाइन में ये जो है ना, ये सारे क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। और कै गे और अंग है, इन लाइनों में जो है वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण होगा और दूसरा चौथा क्या होगा, महाप्राण होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। आपका देखो घोष अघोष हो गया है, आपका वर्गीय व्यंजन हो गया है, इसके बाद इसमें अल्प प्राण महाप्राण हो गया है। अब हम देख लेते हैं अगला आपका है नासिकीय व्यंजन। तो अब बताइए कि नासिकीय व्यंजन किसको कहते हैं, नासिकीय व्यंजन किसे कहते हैं बताइए। नासिकीय व्यंजन होते हैं बेटा ये जो व्यंजन है ये, इनको हम क्या कहेंगे, इनको नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं, नासिकीय व्यंजन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, और इसको अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वर्ण है इनको हम क्या कहते हैं, नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं और इसको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखिए अगला आपका आता है, अब इसमें देख लीजिए इनका उच्चारण स्थान। इन पांचों वर्गों का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान याद करने के लिए आपको ये 5 सीरीज तो याद करनी ही पड़ेंगी, जैसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। और ओष्ठ। ठीक है, ये कंठ्य, तालव्य, मूर्धा और आपकी ये दंत्य और ओष्ठ। ठीक है, ये पांचों आपको याद करना पड़ेगा और पांचों को सीरीज से याद करोगे तो ये सीरीज से ही आ भी जाएगा। कैसे, तो कंठ्य ही हो गया, ये आप ध्यान रखें, इसकी तो पहचान सीधी सी हो गई कि जब हम कै का उच्चारण करते हैं तो कै की जो साउंड है वो कहां से आती है, कै की आवाज कहां से आती है, कंठ से आती है। क, ख,
ग, घ, अंग। ठीक है, कहाँ से आती है? कंठ से। तो उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? कंठ हो गया। ठीक है, इसकी पहचान आप मान लो नॉर्मल, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन मैं केवल कि भाई थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। कैसे? कंठ है तो कै वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे ना, ये व्यंजन होंगे, वो सब उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ होगा। ये एक पहचान है इसकी। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। अगला आपका आता है तालव्य। तो च वर्ग जो है ना, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। तालव्य का उसमें जो नाम है, जैसे हम उच्चरित करते हैं तो तालव्य उसमें आता है। ठीक है, जैसे च, छ, ज। तो ये जो ऊपर का जो तालु है उससे जीवा टच होती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, च, छ, ज, झ, इय। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो जीभ है वो तालु को लगती है जाके। ठीक है, अगला इसमें आता है ट वर्ग। ट वर्ग कौन सा है आपका? ट वर्ग है मूर्धा। मूर्धा क्या होती है? जीभ को कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये जो जीभ है हमारी, ये क्या हो जाती है? नीचे की तरफ जाती है थोड़ा सा। ठीक है, मूर्धा का इसमें अधिक प्रयोग होता है, जीभ का अधिक प्रयोग होता है जब हम इस वर्ण को बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, समझ में आ गया। अगला इसमें देखिए, अगला आपका आता है इसमें दंत्य। तो दंत्य का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत्य होता है बेटा तय वर्ग में। तय वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं ना, व्यंजन आते हैं, त, थ, द, ध, न, तो ये कहां से आता है? दंत्य से आता है। ठीक है, अगर उसमें और पहचान ना हो तो आप ये भी मतलब पहचान करने के लिए मैं आपको बता रही हूं, याद आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कंठ में कै वर्ग में ये आ रहा है, पहला वर्ण कै आ रहा है। ठीक है, और दंत्य में तय है तो बीच में ये तय आ रहा है, केवल पहचान करने के लिए। ठीक है, और वैसे इसका उच्चारण हम करें तो इसमें दांत की जो सहभागिता होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, दांत से उच्चरित होते हैं ये ये वाला जो हिस्सा है दांत का, ये इसमें ज्यादा सक्रिय रहता है। अगला आपका आता है पै वर्ग। अब पै वर्ग जो है उसका आप उच्चारण खुद से ही करके देखो। पै, फै, बै, भै, मै। आप जब बोल रहे हो तो आपके जो दोनों होठ हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो भी कौन सा हो जाता है बेटा? ओष्ठ हो जाता है, यानी होठ। ठीक है, तो इसका पै का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? ओष्ठ हो गया। कौन सा हो गया? ओष्ठ। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये आपका था स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में मेरे ख्याल से तो और कुछ रह नहीं गया है। स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको पूरा करा दिया है, नासिक के भी करा दिया, पंचमाक्षर, घोष, अघोष, और ये स्पर्श व्यंजन पूरा कंप्लीट आपका हो गया है। अगला देखिए, अब आगे क्या आता है। हाँ, तो देखिए बेटा, आपके स्पर्श व्यंजन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंतःस्थ। अगला क्या आता है? अंतःस्थ, क्योंकि स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन कितने थे? कैसे मैं तक कितने थे? 25। ठीक है, अब अगला क्या आता है? कुल 33, ये मूल रूप से 33 होते हैं ना, तो वो 33 ही हमें देखने हैं पहले। तो अंतःस्थ में देखिए या, रा, ला और वा। ठीक है, ये 4 ही होते हैं ना अंतःस्थ में। तो ये जो 4 अंतःस्थ में होते हैं, इनको हम क्या क्या उच्चारण स्थान अगर हम देखें तो इनका उच्चारण स्थान पहले देखें तो क्या होगा? ये का क्या होगा? तालव्य होगा। ठीक है, रे का क्या होगा? मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, ठीक है बेटा। और अगला ले है, ले का क्या होगा? वर्त्स्य। ठीक है, और वे का क्या होगा? ओष्ठ या होठ, या इसको कह लें हम ओष्ठ। ओष्ठ। ठीक है बेटा। अब देखो, आपकी ये को जब हम बोलते हैं
तो य को बोलते समय जो हमारी य, तो हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, जो तालु है, वो प्रभावित होता है इससे। ठीक है, जो जोर है वो किस पे पड़ता है? तालु पे पड़ता है, य। ठीक है, बोल के देखो आप। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? तालव्य हो गया। अब बोल के देखो र, तो क्या होती है? जीभ जो है, जीभ का जो भाग है वो अधिक सक्रिय होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य का मतलब क्या? मूर्धा क्या होती है? जीभ होती है। ठीक है, अगला आता है लय। लय मतलब वर्तस्य। जब हम लय बोलते हैं तो जो जीभ है वो मसूड़ों पे टकराती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? वत्स्य कहा गया है, यानी कि वत्स्य का मतलब क्या होता है? मसूड़ा, मसूड़ा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अगला आपका आता है वै। तो वै तो आप खुद बोल के देख लीजिए, इसमें तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है कि जब वै हम बोलते हैं तो दोनों जो हमारे होठ हैं वो उसमें सक्रिय होते हैं, तो कौन सा आएगा? ओष्ठ आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण। तो बेटा ये चारों ही क्या है? ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण। ठीक है, और ये चारों ही क्या है? ये घोष वर्ण है। क्या है? घोष वर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका या र ल व लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, वो और देख लीजिए। जैसे कि र है, जैसे कि ये और वे, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? आपके अर्धस्वर कहलाते हैं प्रयत्न के आधार पर। ये ध्यान रखिएगा। जैसे ऑप्शन में क्या आ जाता है कि प्रयत्न के आधार पर अर्धस्वर किसको कहते हैं, तो ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने पढ़ा ही नहीं कि प्रयत्न के आधार पर क्या होता है, तो प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों के भेद अलग अलग होते हैं। तो उनमें कैसे किस प्रकार से होता है ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। लेकिन इस समय क्योंकि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो ही मैं आपको करा रही हूँ। तो इसमें देखिए प्रयत्न के आधार पर अर्धस्वर भाई आ सकता है। ठीक है, तो देखिए अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? ये और वह होता है। आगे आप बीच में से उतार लीजिए रे को। रे को क्या कहते हैं? रे को कहते हैं बेटा लुंठित। ठीक है, लय को कहते हैं, ये रे को कहते हैं प्रकंपित। प्रकंपित। ठीक है, तो ये अर्धस्वर के ये जो प्रयत्न के आधार पर इनको कहा जाता है कि लुंठित कौन सा व्यंजन है? रे है। प्रकंपित भी आ सकता है कि बताइए प्रकंपित व्यंजन कौन सा है या प्रकंपित वर्ण कौन सा है निम्नलिखित में से? तो प्रकंपित कौन सा हो गया? र हो गया। लुंठित कौन सा हो गया? र हो गया। ठीक है, अर्धस्वर कौन सा हो गया? य और वह हो गए। अर्धस्वर कौन सा हो गया प्रयत्न के आधार पर? या और व हो गए। ठीक है, अब कौन सा बच गया? बच गया आपका ल। अब देखिए लय को अगर हम देखें तो लय जो है वो पार्श्विक है। ठीक है, कौन सा होता है? पार्श्विक होता है लय आपका। ठीक है, अब ये देखिए कि ये पार्श्विक क्यों कहते हैं? इसमें इसको पार्श्विक इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो सांस जीभ के दोनों पार्श्व से निकल जाती है। पार्श्व से निकल जाती है मतलब क्या होता है कि ये लय का उच्चारण जब हम इस जीभ के द्वारा करते हैं तो जो वायु है वो इन हिस्सों से निकल जाती है। ठीक है, जब लय का उच्चारण हम करते हैं तो वायु जीभ के इधर इधर के साइड से बाहर निकल जाती है, तो इसको क्या कहा गया है? पार्श्विक कहा गया है। क्या कहा गया है? पार्श्विक कहा गया है। ठीक है बेटा, अगला इसमें देखिए आगे आपका आता है य और लय और वह, इनसे संबंधित जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। आगे इसमें देखिए अगला आपका आता है ऊष्म व्यंजन। तो ये मुझे मिटाना होगा। एक तो बेटा साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका जो ग्रुप डी और ये हरियाणा पुलिस का है या तो फिर सीईटी मेंस है इन्हीं में आते हैं,
कोई भी जर्नल कंपटीशन होता है हिंदी का, जहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, उन सभी जो टॉपिक्स हैं उनमें ये आता है। यानी कि हिंदी का सिलेबस जहाँ भी है जर्नल कंपटीशन में, उन सभी कंपटीशन में ये जो टॉपिक है वर्ण का, इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे इनमें मात खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कंप्लीट आप जरूर करें। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे अगला आपका आता है अंतःस्थ। आपका हो गया। अब ये आपको पता चल गया कि अंतःस्थ जो है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, य, र, ल और व। और ये 4 और मिलाने के बाद ये आपके कितने हो जाएंगे? अंतःस्थ कौन सा हुआ? य, र, ल और व। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए आपके। ठीक है, अब अगला जो है अंतःस्थ व्यंजन आपका हो गया। अगला आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स और ह। ठीक है, ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब इनमें से हम देख लेते हैं। देखो पहले श को उतार लो। श, श जो है जब हम बोलते हैं तो तालव्य से ध्वनि निकलती है श। ठीक है, तो ये कहां से, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? इसके उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? हो गया तालव्य या तालु। ठीक है, तालव्य भी लिखा आ सकता है और तालु भी आ सकता है। ठीक है बेटा, अब कर लेते हैं कि भाई स्वर तंत्रियों के आधार पर ये घोष है या अघोष। तो ये बेटा घोष है, ये अघोष है बेटा, अघोष, अघोष है ये। अघोष है। ठीक है बेटा, अगला ये आता है कि अल्प प्राण है, यानी कि प्राण वायु के आधार पर। तो प्राण वायु के आधार पर कौन सा हो गया? ये हो गया बेटा महाप्राण। ठीक है, अब अगला आता है आपका श। तो इस श की बात कर लेते हैं। ये जो श षटकोण वाला, इसको अगर हम देखें तो इस श को देखिए, श का उच्चारण स्थान, तो श का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा होगा? मूर्धा। श का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कौन सा होगा? मूर्धा होगी। ठीक है, अब अगला आता है कि भाई ये स्वरतंत्री के आधार पर घोष है या अघोष। तो ये बेटा अघोष है। ठीक है, अब अगला आता है कि अब हमें बताना है कि प्राणवायु के आधार पर कहाँ आता है ये। तो प्राणवायु के आधार पर ये महाप्राण में आता है श। ठीक है, अधिक मात्रा में वायु गले से बाहर आ रही है, तो ये कौन सा होगा? श। श मतलब कहाँ से निकल रही है वायु? अधिक मात्रा में आ रही है, इसलिए महाप्राण। और कम मात्रा में वायु बाहर आती तो अल्प प्राण। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये श और श, इनका उच्चारण स्थान मैंने आपको बता दिया। और ये स्वर तंत्री के आधार पर, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बेटा कि स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन के वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। प्राण वायु के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो अल्प प्राण और महाप्राण। तो प्राण वायु स्वर तंत्री प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, इन शब्दों को भी, इनको वाक्यों को भी आप ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, अगला इसमें क्या आता है? ये है अगला स। तो ये जो स है, इसको देख लीजिए। इस स को अगर हम देखें तो ये जो स है, इसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान ये बेटा वर्त से भी हो सकता है, वर्त से और दंत्य। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दंत लिखा ना आए तो आप ये वर्त से कर दें। ठीक है, और दोनों ही लिखा आ जाए तो आप वर्त से कर दें। ठीक है बेटा, क्योंकि इसको जब हम बोलते हैं सा, तो ध्वनि जो है वो, जीभ जो है वो मसूड़ों को टच करती है। ठीक है, या दांत को टच करती है।
ठीक है, इस प्रकार से। अगला इसका हम देखें कि ये स्वर तंत्री के आधार पर घोष है या अघोष, तो बेटा ये अघोष है। ठीक है, अब बताइए कि प्राणवायु के आधार पर क्या है, तो ये महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण है। अगला इसमें आता है आपका है। कौन सा रह गया? है रह गया। तो है को देख लीजिए कि जब हम है की बात करते हैं तो है में है का उच्चारण स्थान क्या होगा? है का उच्चारण स्थान क्या होगा बेटा? कंठ्य। मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ है आपको अभी। ठीक है, तो उच्चारण स्थान क्या हो गया? है का कंठ्य हो गया। अगला क्या आता है कि अगर ये उच्चारण स्थान के बाद कि स्वर तंत्री के आधार पर हम जो इस वर्ण को किस उसमें भाग में बांट सकते हैं स्वर तंत्री के आधार पर, तो है जो है वो क्या है? घोष है, घोष वर्ण है। कौन सा है? घोष वर्ण। आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों ही अघोष हैं, जबकि है क्या है? घोष है। ठीक है, ये चारों ही महाप्राण है। चारों ही क्या है? महाप्राण है। महाप्राण। श, श, स, ह। ठीक है, तो ये किस श्रेणी में आते हैं? महाप्राण। महाप्राण है, उसमें वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर महाप्राण कहलाता है भी, श भी, श भी और स भी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमने ऊष्म व्यंजन को भी कंप्लीट कर लिया है। ऊष्म व्यंजन में क्या आता है? आपका श, जिसका उच्चारण स्थान तालु है और स्वर तंत्री के आधार पर अघोष है और प्राण वायु के आधार पर महाप्राण है। ठीक है, श में क्या आता है कि उच्चारण स्थान इसका मूर्धा होती है, स्वर तंत्री के आधार पर अघोष है और प्राण वायु के आधार पर क्या है? महाप्राण है। ठीक है, अगला देखिए इसमें स में क्या है? उच्चारण स्थान अगर हम देखें इसका तो या तो वर्त्य और दंत्य दोनों ही है। ठीक है, तो इसमें आपका अगला इसमें आता है स्वर तंत्री के आधार पर, तो अघोष होता है। स्वर तंत्री के आधार पर अघोष और प्राण वायु के आधार पर कौन सा वर्ण होता है? महाप्राण होता है। तो ऊष्म व्यंजन सभी महाप्राण है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में ह को छोड़कर तीनों ही क्या है? ये आपके अघोष है और ये क्या है? स्वर तंत्री के आधार पर घोष है। ठीक है, जबकि उच्चारण स्थान इन चारों का ही अलग अलग है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका स्वर तंत्री के आधार पर भी हो गया और वायु प्राण वायु के आधार पर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपके कितने 33 मूल व्यंजन थे, ये 33 के 33 आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। अगला देखो आपका इसके बाद आता है अब आपका आता है ये कि 33 तो हमने कर दिए क्योंकि वो तो मूल थे, हमने पढ़ लिया। तो मूल कितने हो गए? 25 और 4 कितने हो गए आपके? 33 हो गए ना। और ये 33 क्या कहलाते हैं? ये मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? मूल स्वर। ठीक है, और अगला जो आएगा वो बाकी के मिलकर फिर वो कुल स्वर में आ जाते हैं कि कुल स्वर हो गए सारे। ठीक है, अब देखिए अगला ऊष्म व्यंजन तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन जो है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बेटा क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये श्र, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखें कि ये जो क्ष है
संयुक्त व्यंजन का मतलब ही क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गए कि जो दो व्यंजनों के, दो अलग अलग व्यंजनों के यदि ये व्यंजन सेम वर्ण के, सेम व्यंजन ही मिल जाते हैं तो द्वित्व कहलाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि जैसे आप ये देख लीजिए, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ध्यान देना बेटा, क जमा श, तो यहां मैंने इसको कर दिया आधा, तो ये दोनों ही मिलकर क्या बना दिया इन्होंने? क्ष बना दिया, ठीक है। ये क्या है? त्रय, तय जमा र, ये दोनों ही मिलकर क्या बना दिया? त्र बना दिया। आपके एग्जाम में क्या होता है कि जब एग्जाम में एग्जामिनर जब पूछता है तो वो ये भी कर देता है कि दोनों के नीचे हलंत लगा देता है फिर बना देता है। आप सोचोगे कि दोनों आधे आधे मिलकर पूरे बन गए, ठीक है, तो वहां पे आप गलत कर देते हो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके नीचे हलंत आता है और ये पूरे होते हैं व्यंजन, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। जब भी आप इसका विच्छेद करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला इसमें आता है ज्ञ, जय जमा इय, ठीक है, जय जमा इय, तो ये क्या बन गया? ज्ञ बन गया। श्रय बनाना है तो श्रय जमा र, श्रय बन गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे ये तो संयुक्त व्यंजन हो गया। अब हम देखते हैं एक बार द्वित्व वर्ण, ठीक है। द्वित्व वर्ण किस प्रकार से होगा कि द्वित्व वर्ण, ये भी एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया, छोटा सा है ये। देखो यहाँ पे तो हमने अलग अलग वर्ण लिए हैं, अलग अलग व्यंजन लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि एक ही व्यंजन होता है और इस एक ही व्यंजन को दो बार लिख दिया जाता है, जैसे दिल्ली, ठीक है, जैसे बिल्ली, जैसे बच्चा, ठीक है, जैसे कच्चा, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या होता है आपका? ये आपका होता है बेटा द्वित्व वर्ण। क्या होता है? द्वित्व वर्ण। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अगला आप देखिए आगे, ये तो आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। समझ में आ गया संयुक्त व्यंजन कैसे बने हैं? कै जमा शय क्षय, कै जमा शय क्षय, बोल के भी देखा करो। तय जमा रे त्रय, जय जमा इय ज्ञ, क्षय जमा रे श्रय, ठीक है, मिलकर क्या बन गए? क्ष त्र ज्ञ और श्रय अलग अलग बन गए। इनको क्या कहते हैं हम? इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक है, हो गया। आगे चलो, अगला आपका आता है इसमें संयुक्त व्यंजन के बाद आपका आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण या इसको कह लो उत्क्षिप्त, या इसको कह लो ताड़नजात, या इसको कह लो आप विकसित वर्ण व्यंजन, ठीक है, विकसित भी कह सकते हैं आप, ठीक है। कहीं ऑप्शन में ये दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ लिखना ठीक समझा, ठीक है। तो ये जो उत्क्षिप्त होता है, ताड़नजात होता है, द्विगुण होता है, तो वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं? वो दो होते हैं बेटा, एक तो अड़य होता है और एक अढ़य होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ताड़नजात जो व्यंजन है कौन से होते हैं? दो होते हैं, ठीक है, और वो दो कौन कौन से होते हैं? अड़य होता है, अढ़य होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो ड और ढ आता है वो अलग है। वो क्या है कि किसी भी शब्द को जब हम लिखते हैं ना, जो इनसे शुरू होते हैं, तो उनको लिखते समय तो इन वाले ड और ढ का प्रयोग होता है, जैसे ढक्कन, डमरू, ठीक है। लेकिन इन वर्णों का, इन व्यंजनों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा ही बीच में आते हैं शब्द के, ये आप ध्यान रखना। जैसे कि आप शब्द है मेंढक, ठीक है, और भी कई शब्द ऐसे हैं, आप बोल के देखना, कड़ा,
ठीक है, इस प्रकार के। अगला इसमें देखिए, आगे अगला आता है द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन के बाद अगला आपका आता है द्विगुण के बाद आपका अयोगवाह। अयोगवाह, ठीक है, वो बिना जुड़े, बिना दो व्यंजनों के, यानी व्यंजन भी चाहिए और उसको स्वर भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, तब वो क्या करेगा, अपना वहन सहन कर सकता है, ठीक है, अपना बोझा उठा सकता है। तो उसको हम कौन कौन सा आता है अयोगवाह में, एक तो बेटा अंग आता है और एक आह आता है। एक क्या आता है, आह आता है। इसको हम विसर्ग भी कह देते हैं, ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, अंग आहा को क्या कह देते हैं, विसर्ग में प्रयोग होता है ये, ठीक है। और अंग, क्योंकि ए की भी आवाज आ रही है तो अंग की भी आवाज आ रही है, पीछे व्यंजन की भी आवाज आ रही है, साथ में ये आहा है, ये विसर्ग ह की भी आवाज इसमें आ रही है, शुरू में अ की भी आ रही है। तो व्यंजन और स्वर दोनों को मिला के साथ लेके चलता है अयोगवाह, ठीक है, स्वम अपना जो बोझा है नहीं ढो सकता, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, अयोगवाह। संख्या में कितने हो गए, 2 हो गए, 0 2, ठीक है, अयोगवाह हो गया आपका। अब अगला लास्ट आता है आपका, वो आपका है विशिष्ट व्यंजन। कौन सा है बेटा, विशिष्ट व्यंजन, ठीक है। अब विशिष्ट व्यंजन जो है ये आपका कौन सा है, ये आपका है अड़य, ये आपका अड़य, ये है, ठीक है। तो 0 और 1, तो ये तो आ जाता है कई जगह लिखा हुआ कि कुल वर्ण अगर हम देखें तो कितने हैं, तो उसमें तो 53 आ जाता है, लेकिन जब एग्जाम में जब हम देखते हैं तो उसमें मोस्टली 52 ही होता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये टोटल अगर हम देखें तो कितने हो गए, 33 34 35 36 37 38 39 40 और एक 41, एक रह गया बेटा, 42 हो गए, ठीक है। 33 और 4 37, 38 39 40 41 और एक 42, तो टोटल कितने हो गए, कुल पूछा जाए तो कितने वर्ण व्यंजन है, 42 है, ठीक है। ये आता है आपका कुल व्यंजन, कुल व्यंजन, ठीक है। ये मूल व्यंजन थे, मूल व्यंजन आएगा बेटा, यहाँ पे स्वर लिख दिया मैंने, मूल व्यंजन है ये, व्यंजन, ठीक है, मूल व्यंजन और ये कुल व्यंजन, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगला इसमें देखो, इसमें और आगे आपके आते हैं प्रश्न। मुझे लगता है कि ये शायद क्लास ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए जो प्रश्न है वो अगले पार्ट में मैं आपसे करवाऊंगी, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।